वारंट इश्यू हुआ चेक केस के अंदर है, कोई रिश्तेदार है। अच्छा वो चेक बाउंस होएगा, चेक बाउंस कह रहे यार, बस वही बात है, पहले बताते नहीं है बात को, जब बहन बिल्कुल सिर पे आ जाती है तब बात बताते हैं। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो वीडियो को, फिर बताते हैं। तो एक दिन पहले फोन आया कि भाई ऐसे करके अरेस्ट वारंट इश्यू हो गया। मैंने कहा अब तो ही क्या, अब क्या कर सकते, बेल होगी, अब क्या इलाज है। ना ना यहाँ कोर्ट से। यस एक बार प्लीज कंफर्म कर देना ऑडियो या वीडियो को लेकर कोई भी दिक्कत, फिर अपने क्लास शुरू करें। अवेलेबल होता है, चेक केस में अवेलेबल इशू होता है। ना ना हो जाता, आज वो है ही नहीं, वो सीट पे नहीं बैठा। यस एक बार प्लीज कंफर्म कर दो ऑडियो या वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, ताकि अपने क्लास शुरू कर सके। ठीक है जी, चलिए वेरी गुड मॉर्निंग। एक चीज आपको मैं बता दूं भाई, संडे को आपका एक छोटा सा टेस्ट है एज यूजुअल। ओके, फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट। सो होगा 1 से 30 फंडामेंटल राइट कंप्लीट, जिसके अंदर आपके आर्टिकल 12 से लेकर 35, ठीक है, इस चीज का है। टेस्ट ऑब्वियस प्री भी होगा, मेंस भी होगा, दोनों होंगे, और दोनों के दोनों देने हैं जरूरी। ऐसा नहीं कि एक दे देंगे एक नहीं देंगे, किसी का कोई भी सवाल कुछ भी, ठीक है, नोट कर लेना, ये आपका है संडे का टेस्ट। चलिए भाई, लिखना है क्या? ठीक है, चलिए। अब अपने पार्टनरशिप एक्ट चालू करते हैं। लास्ट क्लास अभी तक अपने ने पार्टनरशिप एक्ट में अगर अपने ने जो भी पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने मोटा मोटी ये पढ़ा था कि भाई पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें अगर हम बात करें तो हमने 3 सेक्शन, सेक्शन 4, 5, 6, जो हमको डेफिनेशन भी बताता है, जो हमको म्यूचुअल एजेंसी का भी बताता है, जो हमको ये भी बताता है कि कौन पार्टनर्स नहीं होंगे। जैसे अपने ने वो बात की थी ना कि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट पार्टनर्स, और उसके अलावा कुछ भी ऐसा, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये हमको ये बोलता है कि पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं, स्टेटस पे डिपेंड करती है, स्टेटस पे, रिलेशन पे, ना कि हाँ सही है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का, सॉरी उल्टा बोल गया ना, अभी मैंने क्या बोला, सॉरी, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, पूरा ही लिख देता हूँ यार, अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस। अब ध्यान दे देना, लास्ट क्लास में अपने इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, चाहे अपने ने ये पढ़ा भाई इजेंशियल्स बोलते हैं कि कम से कम 2 लोग होते हैं, उन 2 लोग कैसे होने चाहिए, नेचुरल जिंदा लोग होने चाहिए या फिर आर्टिफिशियल होने चाहिए, वो सारा अपने ने पढ़ा। फिर उसके बाद अपने ने पढ़ा भाई ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या पारस्परिक संबंध क्या होते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जिसमें हमने बोला कि भैया एक एग्रीमेंट होना चाहिए, ये बातें होनी चाहिए, फलाना जो भी। फिर उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस की बात होनी चाहिए, उसको लेकर अपने ने डिटेल में पढ़ा कि सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट या लॉस आपको पार्टनर नहीं बनाएगा, दोनों चीजें होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट और लॉस। देन उसके बाद चौथा पॉइंट हमने बोला था कि भैया ये एक तरह का संबंध है, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि क्योंकि ये एक संबंध, पार्टनरशिप या भागीदारी एक संबंध को नाम दिया गया है, तो पार्टनरशिप जो फर्म होती है वो कुछ अलग चीज नहीं होती है, एक्चुअली में पार्टनर्स ही होते हैं, जिसके बेस पे हम ये बोलते हैं कि पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, क्योंकि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है, एक ही मानी जाती है। तो अगर पार्टनरशिप फर्म लायबल है तो पार्टनर्स भी लायबल है, उस केस में पार्टनर्स की जेब से भी पैसा दिया जा सकता है,
पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि जो चीजें फर्म के नाम है सिर्फ वो ले लो, ऐसा कोई भी रोल नहीं है। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल इस चीज को लेकर? यस, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल? हाँ जी, यस नो फटाफट बता दो ताकि मैं आगे आपको कुछ बता सकूं। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, आगे कंटिन्यू कर दें? अब क्वेश्चंस लिख लो पहले, क्योंकि ये टॉपिक अपना खत्म हो चुका है, सिर्फ क्वेश्चंस लिखने बाकी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप क्या है, उसको डिफाइन करिए। उसके बाद ये बोला जा सकता है कि क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? या वो ऐसे भी बोल सकता है कि पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। एक्सप्लेन। बताइए क्या बोलेंगे आप, कि क्या पार्टनरशिप एक अलग चीज होती है, अलग फर्म बोल दो, या फिर विधि अनुसार एक अलग इंसान है, जैसे कंपनी होती है। कंपनी के केस में हम बोलते हैं भैया कंपनी अलग चीज है, उसके जो मेंबर्स हैं, जो एमडी है, वो अलग है। सिर्फ कभी भी कोई डिस्प्यूट होगा तो कंपनी ही लायबल होगी, एमडी वेमडी पर्सनली लायबल नहीं होते। तो इसका मतलब होता है कि कंपनी एक अलग विधि अनुसार मानी गई या लॉ अनुसार मानी गई एक इंसान है जो लायबल होगा। उस केस में हम एमडी डायरेक्टर्स उन पे नहीं जाते हैं। तो क्या पार्टनरशिप फर्म भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है उसी तरह? बताइए। नहीं है? ये बात सही है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान रखना कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब वो चाहे आपसे ऐसे पूछ ले कि भाई पार्टनरशिप क्या है, तो आप लिख दोगे सेक्शन 4। पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है नहीं, आप लोग बोल दोगे नहीं, नहीं है। और अगर वो ऐसे भी पूछ लेना कि पार्टनरशिप इज या पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, एक्सप्लेन, तो वो मत करने लग जाना कि हाँ ये होती है। ये उसका एक तरह से मान लो ट्रिक क्वेश्चन है, कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि है या नहीं है। आपको लग रहा है कि वो ये बोल रहा है कि है, इस बात को एक्सप्लेन करो। है ही नहीं। पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट चीज होती ही नहीं है, पार्टनर्स ही होते हैं। तभी हमने बार बार बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं। अगर पार्टनरशिप फर्म अलग होती तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल क्यों होते? आज मान लो अगर मेरी कोई पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो एक अलग चीज है, कभी भी उस फर्म की देनदारी होगी तो सिर्फ वो फर्म देगी। मेरा आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी या मेरी जेब से पैसा थोड़ी ले जाओगे। पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि वो अगर ये भी बोल रहा है तब भी हम बोलेंगे कि नहीं है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर? कोई सवाल? लिख लो, मतलब एक छोटा सा। हाँ ठीक है। कहा, किस केस में बोला गया था कि पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर? तो एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो भाई, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने इसको लिख चुके हैं, इसको डिक्टेट करवाना है दोबारा तो बता दो, मैं दोबारा डिक्टेट करवा दूंगा एक एक लाइन। पर अपने इसको लिख चुके हैं, तो इसमें बस एक क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज पार्टनरशिप, वेदर पार्टनरशिप फर्म इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। और उसमें बस ये केस लो लिख लेना कि भैया अगर वो ये पार्टनरशिप क्या है वो आप लिख चुके हो, वो आप लिख दोगे कि भाई सेक्शन 4 ये डिफाइन करता है। ठीक है, इजेंशियल्स नहीं लिखने, जब तक पूछा ना जाए तब तक इजेंशियल्स नहीं लिखने। ठीक है, और आंसर लिख लो कि भाई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कहां बोला गया ये। नहीं, इजेंशियल तो अपने पहले लिख चुके हैं। ठीक है, अभी आप ये क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज पार्टनरशिप, वेदर पार्टनरशिप इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बस इतना लिख लो, नो किस केस में बोला गया, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए सेपरेट लीगल एंटिटी, किस केस में बोला गया है।
ठीक है। हाँ, तो भाई कौन से केस में बोला गया कि नहीं है, या कौन से केस में बोला गया कि पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं? मुंशीराम वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी, AIR 1979। ठीक है, लिख लिया? ये केस लो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कभी भी पार्टनरशिप भी डिफाइन कर रहे हो तब भी ये केस लो लिख देना, बढ़िया रहेगा। अब आ जाइए, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कंबाइन अपने को लिखना होगा, क्योंकि सेक्शन 5 तो एक ही लाइन का है तो उसमें तो कुछ बनेगा नहीं। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 जब भी हमसे मेंस में पूछा जाएगा तो हमको वो दोनों एक साथ ही लिखने हैं, ठीक है। और वो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है। एक, पार्टनरशिप arises from contract not from status। इस चीज पर कमेंट करिए या इस चीज को एक्सप्लेन करिए। जो हमने इजेंशियल्स में लिखा था ना, म्यूचुअल एजेंसी वाला पॉइंट, म्यूचुअल एजेंसी क्या है, उसकी इजेंशियल्स क्या है, वो वाली बातें आप सेक्शन 5 लिखोगे, सेक्शन 6 लिखोगे, जो म्यूचुअल एजेंसी वाली बातें हैं वो लिखोगे कि भैया सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को अगर हम दोनों को पढ़, मतलब पहले सेक्शन 5 और सेक्शन 6 लिखोगे दोनों, और फिर आप उसको कंक्लूड कर दोगे कि भाई सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को दोनों पढ़ने पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर पारस्परिक संबंध या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी है, जो ये म्यूचुअल एजेंसी में हमने याद है इजेंशियल बोले थे कि भाई एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए कि एक साथ काम करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, कि अगर ये सब चीजें होती हैं तभी पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। जो कॉन्ट्रैक्ट क्या शो करता है? म्यूचुअल एजेंसी। करना कुछ नहीं है, कोई फालतू के अंदर दिमाग मत लगाना, सीधा सेक्शन 5 लिख देना, सेक्शन 6 लिख देना, और फिर कंक्लूजन में ये लिख देना कि भाई प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, या म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, पारस्परिक संबंध होने चाहिए। जो पारस्परिक संबंध कब माने जाते हैं? कि अगर आपस में एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट इस चीज का है कि कोई काम किया जाएगा, एक साथ हम कोई काम करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात है, ये सब चीजें अगर होती हैं तो पार्टनरशिप है। तो आप फाइनली कंक्लूड कर दोगे सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होने से पार्टनरशिप नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या फिर म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपको, वो चाहे इस तरीके, अभी मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे कैसे और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, चाहे वो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, चाहे वो पूछ ले एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक संबंध के सिद्धांत के बारे में बताइए अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2, वेदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप। क्या प्रॉफिट शेयरिंग की बात करना या फिर प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप के लिए एक अनिवार्य है, नेसेसरी चीज है? बताइए। हाँ जी, इसमें बताइए आप क्या बोलेंगे। प्राइमा फेसाई का मतलब ही नेसेसरी होता है। प्राइमा फेसाई का मतलब ही होता है नेसेसरी, वन ऑफ द इसेंशियल फैक्टर। प्राइमा फेसी मतलब जितने भी इसेंशियल चीजें हैं उसमें से ये एक वन ऑफ द इसेंशियल है, तो नेसेसरी है, बट सिर्फ ये नहीं है। जिसको हम बोलते हैं ये नेसेसरी है, कंक्लूसिव नहीं है, कि सिर्फ इस आधार पर आप पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। हाँ, इसको देखा जरूर जाएगा, ये होना जरूर चाहिए। दोबारा बात करते हैं, ये मैं आज क्वेश्चन इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अगर आएंगे तो लिखना कोई दिक्कत नहीं है, बस ये है कि आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत हो जाना। आपने बोला कि भाई पार्टनरशिप जो है, किसी भी दो लोगों में हम पार्टनरशिप या भागीदारी तब बोलते हैं एक, अगर उनमें आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, जिसको आप एग्रीमेंट बोल सकते हो, किस चीज का? काम करने का एक साथ, जिसको हम लोग बोल देते हैं म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक संबंध हो। उसके बाद
शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात की हो। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अगर हम बात करें ये और ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। अब हमसे वो बोल रहा है कि साहब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी है क्या, एक अनिवार्य फैक्टर है क्या? हाँ साहब अनिवार्य है, पर अपने सिर्फ ऐसे नहीं बोलते अनिवार्य है, हम एग्जैक्ट आंसर बोलेंगे उसको कि साहब अनिवार्य है पर सिर्फ ये नहीं, नेसेसरी है, कंक्लूसिव नहीं है। याद है कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस लिखा था आपने ने, लिखा था याद है, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, है ना? वही है, करना कुछ नहीं है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं ना, इनके आंसर सेम ही है, सारों के आंसर। अभी ये चाहे चलो ये तो हो गया, ये चाहे वो ये पूछ ले पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, तब भी आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों लिखोगे। वो बोल दे कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, पहले आप सेक्शन 5 सेक्शन 6 लिखोगे, फिर म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर 2 या 3 लाइनें लिखोगे। ठीक है, मान लो उसका कोई केस लो है, वो लिख दोगे। वो बोल रहा है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी है, आप सेक्शन 5 और सेक्शन 6 लिखोगे और फिर बोलोगे कि साहब शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी है बट कंक्लूसिव नहीं है। कौन सा केस लो है? कॉक्स वर्सेस हिकमैन। इसमें भी आप लिख देना कॉक्स वर्सेस हिकमैन। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या है? तो कॉक्स वर्सेस हिकमैन आपके सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों में चलेगा। पार्टनरशिप के अंदर आप कौन सा याद रख लेना? मुंशीराम वाला। सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 में कॉक्स वर्सेस हिकमैन। चाहे ये सवाल पूछ ले, चाहे ये सवाल पूछ ले, चाहे ये सवाल पूछ ले। अभी तक कोई सवाल किसी का? फिर आगे बात करते हैं। हाँ जी, मुंशीराम में साहब सिंपल सी ये बात बोली गई थी। कहां गया मुंशीराम? हमसे एक सवाल पूछा गया, मान लो मेंस में क्वेश्चन आता है कि भैया पार्टनरशिप क्या है, और क्या पार्टनरशिप एक अलग व्यक्ति है पार्टनर से? तो हम बोलते हैं नहीं साहब नहीं है। क्यों नहीं है? सिंपल सा रूल है, अगर पार्टनरशिप अलग व्यक्ति होता तो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म लायबल होती, पर हम आगे पढ़ेंगे कि नहीं, पार्टनरशिप के केस में कौन लायबल होते हैं? कौन होते हैं? पार्टनर्स लायबल होते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, मान लो 2 लोग हैं, उनकी एक पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, फर्म का नाम उन्होंने रखा एपेक्स एंड कंपनी। सपोज फर्म ने बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, फर्म को नुकसान आ गया, नहीं भर पाई। नॉर्मली हम क्या बोलेंगे, भाई लोन किसने लिया था? पार्टनरशिप फर्म ने लिया था, यही देगी, ये लोग अपनी जेब से नहीं देंगे। पर कानून बोलता है ना, ये लोग अपनी जेब से देंगे, पर्सनली लायबल है। अब ये कानून किस बेस पे बोल रहा है कि ये पर्सनली लायबल है? क्योंकि कानून इसको एक अलग व्यक्ति मानता ही नहीं। कानून कानून कहता है भैया पार्टनरशिप के केस में ये अलग व्यक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक संबंध है। जो पार्टनरशिप, जो फर्म का नाम है, या पार्टनरशिप एक जो कॉन्सेप्ट है, एक संबंध है। इन दोनों का जो रिलेशन है उसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप, और उस रिलेशन को एक नाम देते हैं, जो भी ये देना चाहते हैं। मान लो कि हमारे इस संबंध को हम नाम देंगे एपेक्स एंड कंपनी। तो यहां पर ये कोई अलग नहीं है कि हम बोले कि ये तो अलग है, ये पार्टनर्स अलग है। तो फर्म के नाम पे अगर कोई देनदारी बनती है तो सिर्फ फर्म देगी नहीं, फर्म के नाम पे देनदारी बनती है तो फर्म तो देगी देगी, अगर फर्म के नाम से जो चीजें हैं नहीं दे पाएगी तो ये लोग देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दोनों अलग नहीं। अगर अलग होते तो फिर फर्म की देनदारी सिर्फ फर्म देती, जैसे कंपनियों के केस में होता है कि कंपनी देगी, कंपनियों के नाम से जो चीजें वो ले जाओ। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसीलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप जो है, जो पार्टनरशिप फर्म जो है, वो कोई अलग व्यक्ति नहीं है पार्टनर से। किसमें बोला गया? मुंशीराम वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी। जो आप 2 तरह से बोल सकते हो, अलग व्यक्ति नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं। किसमें बोला गया? मुंशीराम वर्सेस म्युनिसिपल कमेटी के अंदर। हाँ जी, ठीक है। अभी इसको क्वेश्चंस को नोट मत करना है, जो अभी दूसरा पार्ट अपने चल रहे हैं ना, अभी रुक जाओ, इसमें एक और क्वेश्चन है। Every person who received profit is a partner. 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 Every person w
एक्सप्लेन, क्या बोलोगे आप? एवरी पर्सन हु रिसीव्ड प्रॉफिट इज ए पार्टनर। हर वो व्यक्ति जो प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा उसको मिल रहा है, या फर्म जो भी प्रॉफिट कमा रही है उसमें उसको हिस्सा मिल रहा है, वो पार्टनर है। क्या ये बात सही है? नहीं है? एनीबडी जो ये कह रहा है कि नहीं सर ये बात सही है, हम ऐसे ही लिखेंगे? हाँ जी, कोई? हाँ। अब इन्होंने क्या किया, एक ही सवाल को सेक्शन 5 और सेक्शन 6 को ये लोग देख लो कैसे घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। एक तो सिंपल पूछ लिया कि भाई पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, इस पे बताइए। लिखना इसमें भी वही है, सेक्शन 5 लिखेंगे, सेक्शन 6 लिखेंगे, फिर म्यूचुअल प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी या पारस्परिक संबंध के ऊपर अपने 2-3 लाइनें लिख देंगे और कंक्लूड कर देंगे कि भैया ये वो हमसे ये सवाल पूछता है बिल्कुल क्लियर कि भैया पारस्परिक संबंध या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बताओ। सेक्शन 5 सेक्शन 6 दोनों लिखे जाएंगे, सेम आंसर, सेम, कुछ गलत अलग नहीं। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट नेसेसरी पार्ट है? इसमें भी हम यही करते हैं, सेक्शन 5 सेक्शन 6 लिखते हैं और बाद में यही बोलते हैं कि भैया नेसेसरी है पर अकेला नहीं, सोल नहीं है कि सिर्फ इसी के बेस पे आप बोल दो कि ये पार्टनर है। दो चीजें हम देखते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट या म्यूचुअल एजेंसी, दूसरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ये बात समझ आई? इसी सवाल को ये ऐसे भी पूछ लेता है, कहां गया, कि भैया अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो जिसको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, क्या वो पार्टनर है? नहीं है। कहां बोला गया है? तो हम वैसे तो सेक्शन 5-6 दोनों ही लिखना, और इसका मेन एरिया सेक्शन 6 है। ठीक है, बाद में भी इसमें ऐसे ही लिखेंगे अपने कि भैया मान लो कोक्स वर्सेस हिकमैन है, या फिर वो अपने ने केस लिया था कामथ एंड कंपनी वाला, याद है कामथ एंड कंपनी वाला केस लिखा था कि दो चीजें होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए और म्यूचुअल एजेंसी या एग्रीमेंट भी होना चाहिए, तो वो इसमें लिख देना। कॉक्स वर्सेस हिकमैन और कामथ एंड कंपनी दोनों एक जैसी सी ही बातें बोलते हैं। ये हो गया। तो ये आपका सेक्शन 5 और 6 इस तरह से पूछा जा सकता है। अगर एक आधा कोई और सवाल, एक आधा कोई और तरीका बनता होगा तो भाई देख लेंगे आगे। अभी तक तो मेरे पास यही तरीके के सवाल है। हाँ जी, अच्छा एक और ये भी अगर पूछ ले तो, व्हाट आर द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग पार्टनरशिप? व्हाट आर द टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग, कैसे पता लगेगा कि पार्टनरशिप है या नहीं है? वहां पे भी सेक्शन 5 सेक्शन 6, फाइनली कामथ एंड कंपनी, कोक्स एंड हिकमैन लिखोगे, एक ही बात है। यहां पर भी हम यही तो कर रहे हैं कि पार्टनरशिप पार्टनर है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा? पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, बंदे पार्टनर्स आपस में है या नहीं, कैसे पता लगेगा? यहां भी हम वही लिखेंगे। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 से इतने तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हालांकि इनके आंसर एज इट इज सेम ही रहेंगे। आप सेक्शन 5-6 लिखोगे और उसके बाद एज यूजुअल कॉक्स वर्सेस हिकमैन, कामथ एंड कंपनी, इनको मेंशन कर दोगे और फिर जो भी क्वेश्चन है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उस तरह से आप कंक्लूड कर दोगे। भाई सपोज उसने ये पूछा कि क्या हर वो आदमी जो प्रॉफिट रिसीव कर रहा है वो पार्टनर है, आप लास्ट में लिख दोगे कि नहीं, हर वो आदमी जो प्रॉफिट वो पार्टनर नहीं है। पार्टनर होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। कंक्लूड। टेस्ट के अंदर तो चलो आप सेक्शन 5-6 लिखोगे, फिर वो केस लो लिख दोगे, वो आपके टेस्ट हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक नेसेसरी है? यहां भी आप पहले सेक्शन 5 लिखोगे, सेक्शन 6 लिखोगे, कॉक्स वर्सेस हिकमैन, कामथ एंड कंपनी लिखोगे और फिर इसको कंक्लूड में लिखोगे कि भैया नेसेसरी है, मतलब प्राइमा फेसी है बट कंक्लूसिव नहीं है, दो चीजें होंगी। तो ये नेसेसरी है बस कंक्लूसिव नहीं है, ऐसे आप लास्ट में कंक्लूड करोगे। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी सेक्शन 5 लिखोगे, सेक्शन 6 लिखोगे, फिर लिखोगे कि प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी कॉक्स वर्सेस हिकमैन में बताया गया क्या होता है। 2-3 चीजें होती हैं जो सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दोनों में बताई गई है। पार्टनरशिप पर इसमें भी वही रहेगा, सेक्शन 5 लिखोगे, सेक्शन 6 लिखोगे और कॉक्स वर्सेस हिकमैन, कामथ एंड कंपनी लिख के कंक्लूड कर दोगे, मतलब लास्ट में लिख दोगे कि भैया अब हम बोल सकते हैं, या फिर इनके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप में दो चीजें होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट भी पार्टनरशिप जो है उसमें मेन चीज होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए आपकी म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये सब चीजें। सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट आपको पार्टनर नहीं बनाना, तो आप ऐसे इसको कंक्लूड कर दोगे। कोई भी डाउट कुछ भी किसी भी तरह का?
हाँ जी, कोई भी डाउट, करना कुछ नहीं है, लिखना इन सभी क्वेश्चंस में सेम चीज ही है, बस आखिरी में आके क्वेश्चन के हिसाब से लिख देना। हाँ जी, कोई सवाल, कुछ भी, कोई सवाल नहीं है, कोई डाउट? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस लिख लो भाई। सेक्शन 4 से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है, वो अपने लिख चुके हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, क्या पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इतना ही पूछा जाएगा, यहां से लिख लो। हाँ जी, नहीं इंट्रोडक्शन देखो अपने राजस्थान में क्या है, अपने पास टाइम नहीं होता है। कंक्लूजन तो हम सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो उसने क्वेश्चन पूछा है ना, हमको वैसा बताना पड़ेगा आखिरी में, तो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कंक्लूजन, वो तो मतलब एक आपको इजी मतलब आपके दिमाग में नहीं, एक पैटर्न सेट करने के लिए कि भाई लास्ट में कंक्लूड करना है। राजस्थान में अपने पास समय नहीं होता, तो जैसे अपने संडे को सेशन करेंगे आंसर राइटिंग का, तब मैं आपको बताऊंगा अपने जो क्वेश्चन पेपर अपने ने अभी तक करवाए ना, 3 या 4 टेस्ट हुए अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के, तो मैं रैंडमली 5-7 क्वेश्चन उठा लूंगा। अपने को हमेशा कोशिश करनी है कि जो भी क्वेश्चन है, मान लो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सपोज उसने, चलो ये तो फिर भी सेक्शन का है, सपोज उसने ये क्वेश्चन पूछा कि भैया टेस्ट बताओ, अब लिखने में तो आप सीधा लिख दो कामत एंड कंपनी में टेस्ट बताया गया है, पर नहीं, एग्जामिनर को चाहिए कि भाई कौन से सेक्शन में ये बातें बताई गई हैं, पहले वो लिखो, तो आप सेक्शन 5 लिखोगे, आप सेक्शन 6 लिखोगे, फिर उसके बाद केस लॉ लिखोगे। कोई भी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन, कई बार तो क्या होता है, मान लो होता ही कोई डॉक्ट्रिन है, होता ही कोई सिद्धांत है जिसका किसी भी सेक्शन से, किसी भी आर्टिकल से कोई लेना देना, तब अलग बात है, तब तो आप सिर्फ उस डॉक्ट्रिन पे ही बात करो। पर अगर वो किसी आर्टिकल से, किसी सेक्शन से कनेक्टेड है, तब पहले आप वो लिखेंगे। तो पहले अपने को सीधा ही, मतलब पहली लाइन का जो पहला शब्द है, कोशिश करनी है वहां सेक्शन से ही चालू, ताकि अपना समय बचेगा। 2 या 3 लाइनें इंट्रोडक्शन में डालना अपने लिए समय मतलब ज्यादा लग जाएगा। और राजस्थान के केस में स्पेसिफिकली बोलूंगा आपको कि इस बार तो इवन पेपर ज्यादा लेंथी था। जैसे नॉर्मली ये लोग पेपर बनाते हैं ना, तो ऐसा बनाते हैं कि 3 घंटे में पूरा हो जाएगा, पर इस बार इन्होंने पेपर ऐसा बनाया था कि जिस बच्चे ने टू द पॉइंट आंसर लिखो, कोई इधर उधर भटका नहीं होगा, बिल्कुल जो आंसर है वो फटाफट लिखा, जो लिखने लायक चीजें वो लिखी और आगे गया, सिर्फ उसी का पेपर पूरा हुआ है। तो राजस्थान के केस में अपने को इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पे नहीं जाना, टू द पॉइंट लिखना है। यहाँ पर हम कंक्लूजन की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन ही ऐसा पूछ रहा है, तो फाइनली आखिरी में हमको हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड बताना पड़ेगा कि हम ये जो ऊपर हमने राम गाथा गाई है, इसके बेस पे हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ओके जी। लो अब क्वेश्चंस लिख लो, कहाँ से चालू होते थे क्वेश्चन, ये क्या 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 क्वेश्चन आ सकते हैं सेक्शन 5 या सेक्शन 6 से, देख लो। क्वेश्चन ही लिखते हैं ना, क्योंकि इसके आंसर्स या इसके नोट्स तो पहले ही कर चुके हैं। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम, या अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, कमेंट या एक्सप्लेन, कुछ भी बोल सकता है वो। पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नॉट फ्रॉम स्टेटस, कमेंट, बस इतना ही लिख देना। अगला क्वेश्चन लिख लो इसमें, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, पारस्परिक संबंध के सिद्धांत को बताइए अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। Explain the principle of mutual agency under Indian Partnership Act. Indian Partnership Act. Whether sharing of profit is necessary, whether sharing of profit is necessary for partnership या फिर is an essential ingredient of partnership. Whether sharing of profit
इज नेसेसरी फॉर पार्टनरशिप या फिर इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर पार्टनरशिप। वैसे राजस्थान का ये लेवल जाता नहीं है, बट अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता वो 3 साल का एक्सपीरियंस डालने के बाद क्वेश्चन का लेवल कैसा लाएंगे। हाँ जी, फॉर पार्टनरशिप, या फिर ऐसे लिख सकते हो वेदर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर पार्टनरशिप। कैसे भी पूछ सकता है वो ना। ये वाला एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ये एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। हाँ जी, अब आगे आ जाइए, कहाँ गया और क्या क्वेश्चन था इसका। every person whether every person who received profit is a partner, whether every person who received profit is a partner, या every person who has a share in profit is a partner, whether every person who received profit is a partner। what are the tests for determining partnership, what are the tests for determining partnership। determining partnership, ठीक है। अब आपका सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, जिसको हम एक बेसिक बोल सकते हैं कि भाई पार्टनरशिप को लेकर जो बेसिक बातें हैं, पार्टनरशिप क्या है, जो म्यूचुअल एजेंसी या जो भी एक पार्टनरशिप एक्ट का बेस बनाने के, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चाहे वो आपके जो नोट्स लिखवाए हुए हैं, चाहे वो आपके 3 केस लॉ बनते हैं इसमें, मुंशीराम हो गया, कॉक्स वर्सेस हिकमैन हो गया, कामथ एंड कंपनी हो गया, ये 3 से ऊपर कुछ नहीं है। इन तीनों को आप कैसे भी घुमा फिरा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पर अपना बेस बन चुका है पार्टनरशिप का। अब आगे चलने से पहले कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो शायद हमसे पूछ ली जाए। जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि भाई पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस बताइए, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस बताइए, या हमसे एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बीच में डिफरेंस बताइए। क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि सेक्शन 5 क्लियरली बोलता है, सेक्शन 5 का जो आपका प्रोवाइजो ही है ना वो एक तरह से, जिसमें बोला गया है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है या फिर जो ये जॉइंट फैमिली बिजनेस होते हैं ये पार्टनरशिप नहीं होते हैं। सेक्शन 5 में कहा गया ना ये, है ना। तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर अगर यहाँ से पढ़ेगा तो हो सकता है वो ये क्वेश्चन बना ले कि भाई जब आपने पढ़ा है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर नहीं कहा जा सकता फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो अपने इसी पे आते हैं कि पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं एलएलपी, एलएलपी, एलएलबी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ, मेंशन तो सेक्शन 5 पूरा ही लिखना है अपने को, सेक्शन 5 सेक्शन 6 पूरा ही लिखना है, कोई ऐसा नहीं है कि स्किप करना है, ठीक है।
हाँ ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के नंबर पे, और क्वेश्चन का 3 या 4 नंबर का है तब आप कोई छोटी मोटी चीज स्किप भी कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आ जाओ, एक्चुअली में क्या था, पहले ये पार्टनरशिप का एक कॉन्सेप्ट चलता था। कब आया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बोलो भाई, 32 में पहले यही चलता था। यही कंसेप्ट था कि भैया आप 2 लोग 3 लोग 4 लोग 50 लोग पार्टनर्स बन जाओ, ठीक है, फर्म चालू कर लो, अगर कभी भी कोई भी नुकसान होता है तो आप लोग पर्सनली लायबल हो गए। फिर ऑब्वियस है, जैसे जैसे सरकारें समय बढ़ता गया तो भैया आप लोग भी जानते हो कि जो बिजनेसमैन है उनका सरकारों में रोल बढ़ता गया, तो जो कानून बनते गए धीरे धीरे वो कानून बनते गए बिजनेसमैन के फेवर के। तो फाइनली सन 2008 के अंदर एक कानून बनाया गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये क्या है, अब कह दिया गया कि अगर आप एलएलपी बनाते हो, आप इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवा देते हो, तब आप पर्सनली लायबल नहीं हो। मेन कंसेप्ट यही था। यहां पर क्या था, जो पार्टनर्स थे वो पर्सनली लायबल होते थे, उनको अपनी जेब से भी पैसा देना पड़ जाता था कभी कभी। इस चीज को खत्म करने के लिए बनाया गया एलएलपी, कि भैया अगर आप अपने आप को एलएलपी में रजिस्टर करवा देते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर करवाते हो, उस केस में आप पर्सनली लायबल नहीं हो। ठीक है, उसकी प्रक्रिया, उसके फाइन वाइन फीस वगैरह वो बड़ा जो भी हुआ कोई दिक्कत नहीं, बट एक मेन मुद्दा, मेन ऑब्जेक्टिव यही था। ठीक है, अब आपको जो भी नहीं कोई ऐसी पार्टनरशिप फर्म चल रही है जो एक अच्छे लेवल पे है, अब आपको वो ज्यादातर एलएलपी ही मिलेंगी, आपको ये नहीं मिलेगी। आप देखते होंगे उनके उनके नाम के आगे लिखा होता है एलएलपी, ब्रैकेट में लिखा होगा या नाम के आगे लिखा होता है एलएलपी। अब बात आई है मेन पर्पस क्या था, ये लोग पर्सनली लायबल होते हैं, इसमें पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होते। अब आती है आगे की बात, जो मैंने शुरू में बोला कि भाई यहां पर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। यहां पर बोला गया कि भाई अगर आप अपने आप को लिमिटेड लायबिलिटी में लाना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। किसमें करवाना होगा, इस एक्ट के अंदर। यहां रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। हाँ, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो उसके नुकसान जरूर है, पर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जरूरी नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे, सेक्शन 69 है जो इस पे बात करता है, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो माना ही नहीं जाएगा फर्म, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आप केस नहीं कर सकते हो, ये वो अलग चीज है, बट रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो अब ध्यान देना। पार्टनरशिप का जो कंसेप्ट था उसमें यह था कि भैया आप लोग पर्सनली लायबल हो, जिसको मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई पार्टनरशिप के केस के अंदर ये मानते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो एक, और पार्टनरशिप जो है वो अलग अलग नहीं है। ये बोल सकता हूं, जो हमने शुरू में बोला कि पार्टनरशिप एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो यहां पर हम बोलते हैं नहीं है पार्टनरशिप में या पार्टनरशिप एक्ट में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में ये बोलते हैं कि नहीं साहब, यहां पर पार्टनरशिप अलग है, अलग है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे। कोई सवाल, कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई भी ऐसी बात जो अभी तक नहीं समझ आई, दोबारा बोल देता हूं। पहले पार्टनरशिप था, सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट था या फिर पार्टनरशिप नाम का सिद्धांत था, जिसमें यह था कि भाई, जिसका बेसिक ये था कि भाई पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही बात है, कोई अलग अलग नहीं है। जिसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कि पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे एंड रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। यहां पर इन्होंने सिद्धांत, जो मेन पर्पस था, मेन पर्पस क्या था कि पार्टनर्स को पर्सनली लायबल होने से बचाओ, उनकी जेब से पैसा ना जाए, ऐसा कुछ करो। तो उन्होंने कहा मेन सिद्धांत ही बदलना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप अलग अलग है, जो फर्म है वो जो पार्टनर्स है वो अलग अलग होंगे, और क्योंकि अब ये अलग है तो पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे, पर्सनली लायबल नहीं होंगे। बस कंडीशन ये है कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। अभी तक कोई भी डाउट किसी भी तरह का? ठीक है, अब आ जाओ, कैसे याद करोगे सर, सीधी सी बात है, RIL सेक्शन 5, रिलायंस, RIL रिलायंस, रिलायंस कंपनी सेक्शन या सेक्टर 5,
आर मीन्स रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी में जरूरी है। आइडेंटिटी, पार्टनरशिप और पार्टनर्स की सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, लिमिटेड लायबिलिटी में है। लायबिलिटी, पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं होते हैं। सेक्शन 5 जो म्यूचुअल एजेंसी के ऊपर बेस्ड है, पार्टनर्स के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का कंसेप्ट फॉलो होता है कि अगर कोई भी एक आदमी काम कर रहा है तो उसके लिए सभी बाउंड होते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ कंपनी बाउंड होती है, जो फर्म है, सभी लोग बाउंड नहीं होते, क्योंकि अगर सभी लोग बाउंड होते तो वो लोग पर्सनली लायबल भी होते ना फिर। तो कोई भी पार्टनरशिप में तो क्या है, कोई भी एक काम कर रहा है तो सभी लायबल होंगे, सभी बाउंड होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी में कि भैया उसके काम के लिए सिर्फ उसकी कंपनी ही लायबल होगी। लिमिटेड लायबिलिटी जो फर्म है वो, बाकी सब लोग पर्सनली लायबल नहीं होंगे। तो यहां पर म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप में फॉलो होता है और एलएलपी में नहीं होता है। उसके अलावा जो पार्टनरशिप है वो चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से, ये चलती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। दोनों को जो कानून लग रहे हैं वो भी अलग अलग है। अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए तो इतना बहुत है। कोई भी सवाल, कुछ भी नहीं समझ आया तो बता दो, दोबारा बता दूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आप इसको लिख लो। आज क्वेश्चन पहली हेडिंग डाल दो क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप। हाँ जी, हाँ मैं दोबारा बोल देता हूँ। देखो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, इसको अगर अपने बोले ना, ये एक मॉडर्न सिद्धांत है कंपनी का। आप इस तरीके से समझ लो कि भाई जब 1932 के अंदर पार्टनरशिप का एक्ट आया था, तब ये था कि भाई पार्टनर्स पर्सनली लायबल होंगे। उसमें सीधा सा सिद्धांत था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म, जिसको आप एक कंपनी भी बोल सकते हो, पार्टनरशिप कंपनी अलग अलग नहीं, वो एक ही माने जाएंगे। पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म अगर लायबल है तो पार्टनर्स भी लायबल है, उनकी जेब से भी पैसा जा सकता है। पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ये जो पहले ये सोचा जाता है पार्टनरशिप मतलब क्या, दो लोग मिलकर कोई दुकान कर लेंगे, कुछ कर लेंगे। समय बढ़ता गया तो यही पार्टनरशिप फर्में बड़ी बड़ी कंपनियां बनती रहेगी, करोड़ों या अरबों के इनके टर्नओवर होने लगे, तो ऑब्वियस है इनका सरकार में भी रोल बढ़ गया। तो इन्होंने सबसे पहले ऐसे कानून बनवाए जिससे ये खुद बच सके। इन्होंने कानून बनवाया जिसमें इन्होंने पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट बदलवा दिया। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट ही खत्म करवा दिया, नहीं, एक नया कंसेप्ट बनवा दिया कि भाई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, जिसको आप एक कंपनी बोल सकते हो। एक नए तरह की पार्टनरशिप कंपनी की बात की गई, जिसके अंदर जो मेन सिद्धांत था, भाई पार्टनरशिप एक्ट का मेन सिद्धांत क्या है, म्यूचुअल एजेंसी। भैया एक पार्टनर कोई काम कर रहा है तो वो सभी पे लागू होगा, सभी उसके लिए बाउंड होंगे, पार्टनर पर्सनली लायबल होंगे। इन्होंने इस सिद्धांत को बदलवा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग अलग माने जाएंगे। पार्टनर्स के एक्ट के लिए सिर्फ फर्म लायबल होगी, बाकी पार्टनर्स नहीं लायबल। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक पार्टनर कुछ ऐसा काम कर देता है जिसकी वजह से कोई नुकसान होता है, तो वो नुकसान फर्म के पैसे से भरा जाएगा, किसी दूसरे पार्टनर की जेब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये इन्होंने मेन सिद्धांत ही बदल दिया। पहले क्या था, मतलब अभी भी है ऐसे तो, कि अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर करवा रहे हो तो यही सिद्धांत रहेगा कि आप पर्सनली लायबल होगे, आपकी जेब से पैसा लिया जा सकता है। अगर आप एलएलपी में रजिस्टर करवाते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, तब ये है कि आपकी जेब से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर कल को कोई भी दिक्कत होती है तो जो भी पैसा होगा फर्म के नाम से, जो भी चीजें बोलती है, जिसको आप एक मॉडर्न टाइप ऑफ कंपनी बोल सकते हो, वहीं से पैसा लिया जाएगा। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो भाई डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मेन डिफरेंस जो इन्होंने डाला, एक तो सिद्धांत ही बदल दिया। सिद्धांत कौन सा, लायबिलिटी वाला। पार्टनरशिप में पार्टनर्स पर्सनल लायबल होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं होते हैं। जिसके बेस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि एक तो हो गया लायबिलिटी, और उसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं सिद्धांत, कि पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी का सिद्धांत है, लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं है। मतलब कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर के किए हुए काम के लिए सभी पार्टनर लायबल होंगे अगर वो काम नुकसानदायक होता है। लिमिटेड लायबिलिटी में नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी में है कि भैया फर्म से ले लो जो पैसा लेना है, बाकी पार्टनर्स की जेब से नहीं लिया जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। उसके बाद ये जो इन्होंने लायबिलिटी की
एक ही पॉइंट को इन्होंने घुमा घुमा के बोला है। ये जो अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो ये किस बेस पे चलता है, आइडेंटिटी पे। पार्टनरशिप में क्या है कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है, एक ही माने जाते हैं, तभी तो पार्टनर्स जो है पर्सनली लायबल हुए। पर एलएलपी के अंदर ये है कि नहीं भैया, अलग अलग है, पार्टनर्स अलग चीज है, फर्म अलग चीज है। पार्टनर्स के काम के लिए फर्म ही लायबल होगी, कोई भी पार्टनर पर्सनल लायबल नहीं होगा। तो आइडेंटिटी पे बात की कि क्या पार्टनर्स और फर्म अलग अलग है या एक ही है। देन रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप एक्ट का पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, एलएलपी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, अगर आप रजिस्टर करवाएंगे तभी होगा। ये कुछ एक 4 डिफरेंस अपने बनते हैं। कोई भी सवाल कुछ भी तो पूछ सकते हो, ठीक है, लिख लीजिए क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन, हाँ जी, हम्म, हाँ देखो ऐसा है कि जो पार्टनर नहीं, फर्म, रजिस्ट्रेशन तो फर्म का ही होगा, उस रजिस्ट्रेशन के अंदर जो पार्टनर्स के नाम है वही पार्टनर माने जाएंगे। एक, दूसरी बात कि ये है कि भाई अगर आपने अपने आप को एलएलपी में रजिस्टर करवा दिया तो सिर्फ फर्म ही लायबल होगी, अगर कल को कोई भी देनदारी बनती है। पार्टनर्स पर्सनली लायबल नहीं होंगे, फर्म के नाम से जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा है, जो बैंक अकाउंट में पैसा है, सिर्फ वही जाएगा, पार्टनर्स की जेब से पैसा नहीं लिया जा सकता। क्या कह रहे हैं? फॉल्ट मतलब अगर उसकी गलती पाई जाती है, सर वो, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पार्टनर ने जानबूझ के कुछ गलत किया है तो वो कहानी अलग बन जाती है, फिर वो डैमेजेस का केस बन जाता है। वो डैमेजेस का केस बन जाता है कि अगर कोई पार्टनर ने जानबूझ के कुछ गलत किया, जानबूझ के फर्म का नुकसान करवाया, तो वो डैमेजेस का केस बन जाता है। हाँ हाँ, वो फिर अलग कहानी हो जाती है। फिर वो तो ये हो गया ना, आपके साथ मान लो आपके साथ किसी पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, तो उसमें तो आप उसके खिलाफ पर्सनल केस फाइल कर रहे हो ना, फर्म के खिलाफ थोड़ी। फर्म के साथ तो करेगा, पर करेगा तो फर्म के अंदर पार्टनर्स के साथ ही ना, तो फर्म क्या करेगी, उस पार्टनर पे केस फाइल कर देगी कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है, तो उस केस में फिर पर्सनल केस हो गया ना। मान लीजिए आप और मैं एक साथ एलएलपी में है और आपने फर्म के साथ फ्रॉड किया है, तो फर्म आपके ऊपर केस कर देगी कि भैया इसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इसको पर्सनली मतलब फ्रॉड करके कुछ पैसा ले गया, वो पैसा मेरे को वापस दिलवाया जाए, डैमेजेस, तो वो तो पर्सनल मैटर हो गया ना। नहीं नहीं, फर्म डायरेक्ट ही एलएलपी में रजिस्टर होगी, ऐसा कुछ नहीं कि पहले पार्टनरशिप में जाओ फिर एलएलपी में जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में चले जाओ, चाहे एलएलपी में चले जाओ। हाँ, अगर आपको एलएलपी का फायदा उठाना है, लिमिटेड लायबिलिटी का, तब आपको वहां रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं फायदा उठा सकते। आपको एलएलपी वाला जो एक्ट है उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। जैसे कंपनी की बात करें, भैया आपको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, तभी कंपनी बनेगी, सेम यहाँ है। ठीक है, ठीक है, अब लिख लो, क्वेश्चन डाल दो। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, टेबल डाल दो, सॉरी टेबल बना दो, हेडिंग डाल दो, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वो तो पीछे वाले हो गए, ठीक है। अब ये, अच्छा इस क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ इसको लेकर मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि भाई बहुत कम चांस है ये क्वेश्चन आने के। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई जो पहले वाला पढ़ा वो चांसेस अच्छे हैं आने के वहां से, ये जो जैसे अपने आज पढ़ेंगे, मान लो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप लिमिटेड लायबिलिटी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये 2-3 क्वेश्चन अपने करेंगे, चांसेस बहुत कम है आने के, बट अपने को प्रिपेयर रहना है। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रख लेना, आपको अगर लगता है कि भाई सिलेक्शन किन का होता है, तो आप चाहे प्री का पेपर उठा लेना, आप चाहे मेंस का पेपर उठा लेना, 70% पेपर वही होगा जो एक बेसिक पेपर होता है जो सबको आता है।
30% पेपर वो होगा जो उन्हीं स्टूडेंट को आता होगा जिन्होंने किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, या हम बोल सकते हैं जो सिलेक्शन वाले स्टूडेंट हैं। और सिलेक्शन उन 30% क्वेश्चन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि 70% सबको आता है, हर किसी को आता है। तो उन 30% में क्या होता है, कुछ ऐसे अजीबो गरीब या अटपटे से क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, पिछली बार भी सिविल, इस बार मैंने अभी तक पेपर नहीं देखा है, ठीक है। पिछली बार वाला पेपर मेरे को याद है, तो पिछली बार मेरे सिविल में आए थे 1-2 क्वेश्चन ऐसे कि अगर आपको वो क्वेश्चन आते तो आपका सिलेक्शन पक्का था, क्योंकि वो क्वेश्चन वो थे जो लगभग बच्चों को नहीं आते थे, ठीक है। क्रिमिनल में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, और वो आए भी 6-6 नंबर के थे। ऐसा होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अगर मैं बात करूं तो लगभग 10 से 15 नंबर के वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सच में ही उन्हीं को आते होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट की एक एक चीज या बारीकियों तक को पढ़ा है उन्होंने। मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत अथाह लेवल पढ़ा है, बट कि हर छोटी से छोटी चीज जो आ सकती है उसको उन्होंने पढ़ा है, ठीक है। तो अपने इसलिए प्रिपेयर रहना। डाल दो क्वेश्चन, अब इसमें टेबल बना दो। पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। टेबल बना दिया। अब पार्टनरशिप में लिख दो पार्टनरशिप, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप में लिख दो, पार्टनरशिप में लिख दो इट इज गवर्नड या रेगुलेटेड, GOVERNED, इट इज गवर्नड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, it is governed by Indian Partnership Act 1932। लिमिटेड लायबिलिटी में लिखना 1932, it is governed by Limited Liability Partnership Act 2008। ये हो गया पॉइंट। फिर लिखिए अब 8, it is governed by Limited Liability Partnership Act 2008। ये लिखिए पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, registration of partnership is not compulsory, registration of LLP इसमें आ जाओ, registration of partnership is not compulsory, registration of LLP is compulsory, registration of LLP is compulsory, ठीक है। एक मिनट ना, एक थोड़ा ऐसे एकदम से मेरे कोई बात याद आई, आपको बता देता हूँ। आप लोग अभी ना, मतलब जैसे लिख रहे हो या नोट्स बना रहे हो, अभी से ही ना आप लोग, जैसे ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी पेन उठा ले रहे हो और लिख रहे हो, अभी से ही आप लोग पेन सिलेक्ट कर लो जो जिन पेन से लिखने में आप कंफर्टेबल हो, कि भाई इसी पेन से मेरे को मेंस लिखने हैं, सो दैट आप उसी पेन से लिख लिख के आपके वो हाथ में वो पेन सेट हो जाए। तो अभी से ही अगर आप लोग प्रिपेयर कर लो भाई, जो भी आपको लगता है कि मैं ये पेन एक स्टेशनरी के पास जाके वैरायटी जो भी पेन देखने हैं, और बहुत सिंपल सा पेन लेना है, क्योंकि आपके मेंस के अंदर उनको जो पेन चाहिए वो ट्रांसपेरेंट चाहिए। एक मिनट, ठीक है। एक तो ये पेन हो गया आपका प्रॉपर डार्क, एक ये हो गया ट्रांसपेरेंट, वो इसको अलाउ करेंगे, इसको नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट, इवन अगर आप ये बोलो ना कि भाई जैसे अगर ये तो डार्क हो गया, जैसे कई पेन होते हैं ना जिसमें आधा होता है ट्रांसपेरेंट और आधा बड़ा होगा मेरे पास, ठीक है, वो भी अलाउ नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंट पेन चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही जाकर जो भी शॉप है, जो भी दुकान है, उस पर सेट कर लेना एक बार। तो कुछ भी ऐसा नहीं कि एक साथ खरीदना, जो भी आपको लगते हैं, 1-2-3 या 2 या 3 तरह के पेन वो एक एक ले आना। बहुत महंगे पेन मत लाना, क्योंकि महंगे पेन से कोई फर्क नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे बॉल पेन से ही लिखना है, जेल पेन से लिखना नहीं है, तो बॉल पेन ही लाने हैं। 5 रुपए 10 रुपए ये वाली पेन चलेंगे आपके, तो 5-10 रुपए वाले पेन ले आना, जो जो आपको लगे, 2 या 3 तरह के लिख के देख लेना, जिससे आपको लगे कि भाई ये मेरे बिल्कुल हाथ में सेट आ रहा है, बस उसी से फिर कंटिन्यू करना, ताकि वो पेन हाथ में सेट हो जाए। उसी का ही ब्लू पेन ले आना, उसी का ही, मतलब आपके नोट्स में तो चलो आप रेड से भी लिख रहे हो, पेपर में ब्लू और ब्लैक ही चलता है, तो आपको तो पेपर में एक ही पेन यूज करना है, ब्लू, क्योंकि वहां पर ये नहीं कि ब्लू भी लिख रहे हो अंडरलाइन ब्लैक से कर रहे हो, ऐसा वहां पे क्रिएटिविटी नहीं होती है। ब्लू मतलब ब्लू, ब्लैक या ब्लैक, तो ब्लू से ही वहां पर लिखना है,
ठीक है, ये थोड़ा सा भी देख लेना। चलो देखो क्या लिखवा दिया रजिस्ट्रेशन, कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, नहीं अलाउड नहीं है, या तो ब्लू या ब्लैक, मिक्स नहीं होगा, है ना, या तो सिर्फ ब्लू या सिर्फ ब्लैक, ये होगा। ओके ठीक है, चलिए अब आ जाइए, इसमें लिखिए आइडेंटिटी वाले पॉइंट पे, पार्टनरशिप में लिखिएगा, पार्टनरशिप में लिखिएगा पार्टनरशिप फर्म does not have separate legal entity from its partners. Partnership firm does not have separate legal identity from its partners. Partnership firm does not have separate legal entity from its partners. हाँ भाई, हाँ कोई 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 नहीं, कोई नहीं, हाँ, अभी भेज रहा हूँ। हाँ कैनरा वाला भेज देता हूँ, बड़ौदा वाला तो मेरे को भी है ही नहीं, मेरे पास डिटेल नहीं है। ठीक 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 है, इसमें लिख दिया पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इसमें लिखिए आपके एलएलपी में, एलएलपी सीधा लिख दो शॉर्ट में, एलएलपी मेंस में तो क्लियर लिखना है, लीगल लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी, हाँ पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। एलएलपी एलएलपी हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स partners. LLP has a separate legal entity from its partners. एंटिटी लिख दो, आइडेंटिटी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, इटसेल्फ नहीं। ठीक है, उसमें लिखिए पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म FIRM, पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म FIRM। पार्टनरशिप के अंदर ऑफ फर्म FIRM, फर्म, जो अपने देसी भाषा में बोलते हैं फर्म, फर्म। LLP के अंदर लिखिए partners are not personally liable for acts of firm, partners are not personally liable for acts of firm। are not personally liable for acts of firm। इसमें लिखिए म्यूचुअल एजेंसी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज, पार्टनरशिप के अंदर प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज, ये पारस्परिक सिद्धांत लागू होता है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज पार्टनरशिप में, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज। Principle of mutual agency does not applies। हाँ जी, अब बहुत इजी है, जुडिशरी बहुत इजी है, तो इतना समय तो लगेगा यार, आप लोग सिलेबस पढ़ते हो, कम से कम चीजों को 3-3 4-4 बार पढ़ोगे तब आपको याद होगी चीजें आपको। तो यूपीएससी क्लियर करने में कितना समय लगता है, कितना, कौन सा है, जितना जितने लोग अपीयर होते हैं उसमें से कितने परसेंट है वो देखना जो साल भर में करते हैं, 2-4% भी नहीं है, 0.% होंगे, वो 0.% वाले होंगे जो फर्स्ट बार में
निकाल लेते हैं। उसमें भी बहुत चीजें मैटर करती हैं सर, जिनके कॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अब आप जैसे मान लो आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आ गए, अब आप मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो अब आप मान लो फर्स्ट ईयर है, आप 4 साल अभी लॉ में हो गए आपको, फिर 3 साल, 4 3 7 साल हो गए। अब आप मान लो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी कर रहे हो तो आपने कितने साल पढ़ाई की? फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका अपने को दिखता है भी उन्होंने साल पहले, 1 साल पहले पढ़ाई नहीं की उनके घर में। और जैसे ये है पीनट अभी नहीं, ये रवि सियाग वाला है, ठीक है, तो रवि सियाग के घर में है सारे पढ़ने वाले। रवि सियाग की बहनें आरएएस की तैयारी करती थी, यहीं पे सूरतगढ़ से करती थी आरएएस की तैयारी, यहीं का आसपास का ही तो रहने वाला है। तो रवि सियाग का जो ईडब्ल्यूएस वाला वो विवाद उठ रहा है, वो सही विवाद है बिल्कुल। उसके घर में अच्छा खासा पैसा है, ईडब्ल्यूएस उसने गलत बनवाया, जमीन है उसके नाम से। अब तो कुछ नहीं हो सकता, आईएएस है अब वो। शादी हुई थी, हाँ अभी हुई है। उसकी वाइफ भी आई है सर। ये तो गंदा काम है ही। अब क्या सवाल था? पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली, आ जाओ भैया। लो भाई अब आ जाओ, इतने बहुत हैं, इतने पढ़ लेना बहुत है। चलो भाई आ जाओ। पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली की अगर अपने बात करें, जॉइंट हिंदू फैमिली कौन से केस में, सॉरी कौन से केस में क्या, कौन से एक्ट से कौन सा एक्ट उस पर लगता है, कोई बता सकता है? हिंदू मैरिज लगा देगा? बिजनेस के ऊपर हिंदू मैरिज लगा देगा? एनीबडी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर या जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है उस पर कौन सा लॉ लगेगा? एनीबडी, कोई भी? ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो क्या है, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, ये समझ लो भाई बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जिस समय कानून वानून इतने ज्यादा थे भी नहीं, रिटर्न लॉ जो थे वो इतने ज्यादा थे भी नहीं। ये पर्सनल लॉ के सिद्धांत है कि भाई आपकी एक फैमिली बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जो अगर बातें करें कि एक फैमिली बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर ये होना चाहिए कि एक मेन हेड होना चाहिए जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वही आपके बिहाफ पे सारा कुछ कर रहा है, बाकी लोग तो सिर्फ नाम के मेंबर है, बाकी लोग सिर्फ परिवार के मेंबर हैं, इसलिए वो उस बिजनेस के मेंबर हैं, बिजनेस के पार्टनर है, अपने ये बोल सकते हैं भाई पार्टनर या शेयर होल्डर है, पर मेन कौन होता है? कर्ता। वही सब कुछ करेगा, बाकी लोगों का कुछ नहीं होगा, बाकी लोगों का कोई रोल नहीं है, बाकी लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, जो करता है वही करेगा। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम बोलते हैं कि भैया ये एक हिंदू लॉ का कंसेप्ट है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो हम बोल देते हैं हिंदू लॉ, या हम बोल सकते हैं पर्सनल लॉ का ये कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर ये होता है कि फैमिली का एक मेन हेड होता है जिसको हम बोलते हैं कर्ता। ये कर्ता ही सब कुछ करेगा, जो भी फैमिली बिजनेस है उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई काम, यही करेगा, बाकी मेंबर्स का कोई रोल नहीं होगा, कोई भी रोल नहीं होगा। और क्योंकि ये कर्ता ही सब कुछ करता है, मेन हेड ये है, तो कहानी ये बनती है कि इस कर्ता की लायबिलिटी ज्यादा है बाकियों से। ये कर्ता पर्सनली लायबल भी हो सकता है, बाकी लोग नहीं हो सकते, ये कर्ता हो सकता है, बाकी लोग पर्सनली लायबल नहीं होंगे, बाकी लोग जितना उनका हिस्सा है सिर्फ उतना ही लायबल होंगे। उसके बाद आगे की बात ये चली कि भाई ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फैमिली बिजनेस जो है, उनमें मेंबर कौन बनेगा, कि क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कुछ? नहीं सर, फैमिली बिजनेस है, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, आज कोई बच्चा पैदा हुआ वो मेंबर बन गया, क्योंकि वो फैमिली का मेंबर है, जब तक वो फैमिली का मेंबर है तब तक उसका बिजनेस के अंदर शेयर है, वो जिस भी हिसाब से, वो आगे की बात है। तो यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यहाँ पर कोई अलग से कुछ करना नहीं होता कि अगर आपको पार्टनर बनना है तो कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यहाँ पर आप पार्टनर होते हो बर्थ, जो फैमिली में पैदा हो गया वो उस बिजनेस में पार्टनर है, उसका उस बिजनेस में हिस्सा है। Then, क्या जॉइंट हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है वो कभी भी खत्म होता है? नहीं होता है, अनटिल एंड अनलेस वो खुद से ही डिसॉल्व कर देते हैं। कर्ता मर गया, फैमिली बिजनेस खत्म हो जाएगा? नहीं, उसकी जगह कोई दूसरा कर्ता आ जाएगा। पूरी फैमिली खत्म हो गई, कोई एक आदमी भी बच गया, तब भी बिजनेस रहेगा। तो हम बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं कि ये बिजनेस डिसॉल्व होता ही नहीं, क्योंकि इनके केस में क्या, तो फैमिली इतनी बड़ी होती है कि सारी की सारी फैमिली खत्म हो जाए बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। हाँ भी हो कि भाई
कोई कोई टेररिस्ट अटैक हो और वो चुन चुन के इनकी सारी फैमिली को खत्म कर देने, फिल्मों में होता है कि सारी फैमिली को खत्म कर दिया, फिर बिजनेस पे कब्जा कर लिया। भले ही कब्जा कर लिया, पर ये बिजनेस फिर भी उन्हीं के नाम से जाना जाएगा जब तक डिसॉल्व नहीं होता, जब तक प्रॉपरली उसको खत्म नहीं किया जाता कि भैया अब इनकी फैमिली में कोई भी रहा ही नहीं है, अब इनका कोई भी ये फैमिली बिजनेस चल ही नहीं सकता, तो अब इसको सरकार ले लेगी बस। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो बिजनेस है वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। मोटा मोटी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस किससे चलता है? उनके पर्सनल लॉ से। वहां पर कोई भी ये जो पार्टनरशिप एक्ट है या कंपनी एक्ट है वो नहीं लगते हैं। उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या सभी का, जितने भी लोग होते हैं उन सभी का रोल होता है? नहीं सर, सिर्फ कर्ता का रोल। जो कर्ता होगा वही हेड होगा, वही सब कुछ करेगा, बाकी लोग कुछ नहीं कर सकते। अब जो कि कर्ता हेड होता है वो सब कुछ कर सकता है, तो कर्ता यहाँ पर पर्सनली लायबल भी होता है, बाकी पार्टनर्स या बाकी लोग जो है वो पर्सनल लायबल नहीं हो सकते हैं। देन इसके अंदर कौन पार्टनर होगा या कौन शेयर होल्डर होगा? जो लोग भी उस फैमिली के मेंबर है। फैमिली के मेंबर तो सीधे भैया जो फैमिली में पैदा हो गया वो मेंबर है, जब तक वो है फैमिली का मेंबर तब तक उसका पार्टनर है बिजनेस में। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली केस में हमें बोलते हैं कि ये डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि सभी लोग एक साथ मर जाएं बहुत रेयर बात है, कोई एक्सेप्शन हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज हमें बोलते हैं भाई सभी लोग एक साथ तो मरेंगे नहीं, इतनी बड़ी फैमिली होती है, इतने सारे लोग होते हैं, कोई बच्चे भी होते हैं, कोई बूढ़े भी होते हैं, सब तरह के होते हैं, तो सबका मरना बहुत, एक साथ मरना बहुत रेयर चांस है, तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है। किसी का कोई भी सवाल, कोई डाउट पूछ सकते हो। हाँ जी। हाँ जी, कोई सवाल, कोई डाउट, आगे बात कर लूं? ठीक है, अब आ जाइए। पार्टनरशिप किससे चलता है? पार्टनरशिप किससे चलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से चलता है ना। पार्टनरशिप के एक्ट, पार्टनरशिप के अंदर कितने लोगों का या सभी पार्टनर्स का कंट्रोल होता है या सिर्फ एक का होता है? हम बोलेंगे ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स का कंट्रोल होता है। उसके बाद यहां पर हमने बोले सिर्फ कर्ता का कंट्रोल होता है या ऑल पार्टनर्स। क्या सभी पार्टनर्स पर्सनली लायबल होते हैं? ऑल होते हैं ना पार्टनरशिप में। यहां पर सिर्फ कर्ता पर्सनली लायबल हो सकता है अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की है तो। ऑल पार्टनर्स। यहां पर मेंबर कौन बनेगा? यहां पर मेंबर कौन बनेगा? हाँ जी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप में पैदा होते मेंबर बन जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट बने, या जो लोग आगे कॉन्ट्रैक्ट आपस में। अच्छा ये हिंदू और डिवाइडेड हिंदू। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं आप? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी होंगे वो सब पार्टनर्स होंगे? ऐसा बोल सकता हूँ यहां पर? या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहां बर्थ से पार्टनरशिप की राइट नहीं होती है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म में ये बोल सकता हूँ कि अगर सभी पार्टनर मर गए तो डिसॉल्व हो जाएगी, और सभी पार्टनर मर भी सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा तो इसमें होते नहीं है। ये है आपका डिफरेंस, मोटा मोटी इतना सा है, इससे ज्यादा घुमा फिरा के अगर बोलें तो भैया यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी लगता है, यहाँ पर नहीं लगता है, ये ऐसी ऐसी सी बातें हैं। सिंपल सा है, इतना सा है, अपने लिख लेते हैं। इससे ज्यादा कोई, कितने लिख, एक दो तीन चार पाँच, पाँच बहुत है, लिख लो भाई। डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, हेडिंग डाल दो पार्टनरशिप, दूसरी तरफ हेडिंग डाल दो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
पार्टनरशिप में लिखो, पार्टनरशिप में लिखो, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और यार इसकी ट्रिक बतानी भूल गया, वहां रिलायंस था, यहाँ दाल है। डिसॉल्व कैसे होती है, कौन पार्टनर होगा, लायबिलिटी नंबर 5 सेक्शन 5, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी वाली बात जो अपने बोलते हैं, ठीक है। आ जाओ, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ, नहीं बोला, बोला था हिंदू मैरिज एक्ट, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू लॉ। दूसरे नंबर पे लिखिए, हाँ इसमें लिख लीजिए, इट इज गवर्न्ड बाय, सॉरी, इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, इट अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहां लिख लीजिए, इट अराइजेस फ्रॉम लॉ, फ्रॉम लॉ, इसमें लिखिए, पार्टनरशिप में all the partners, all partners have control, ठीक है, आगे तो लिखिए all partners have control in a partnership firm, ठीक है। हिंदू डिवाइडेड फैमिली में लिखिए, कर्ता, कर्ता, KARTA, कर्ता, कर्ता is the head of business, of business, इसमें लिखिए, all partners are personally liable, all partners are personally liable, only कर्ता is personally liable, only कर्ता is personally liable, इसमें लिखिए, पर्सन हु एंटर्स, पार्टनरशिप में लिखिए, पर्सन हु एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन हु एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिकम्स पार्टनर, जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में आएगा वही पार्टनर बनेगा, एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स पार्टनर, पर्सन हु एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स पार्टनर, any person who is a member of family, any person who is a member of family has share in business, any person who is a member of family has share in business, हो गया। On death of partners, partnership dissolves, on death of partner, partnership dissolves, हाँ तो एक और लिख ले फिर, on death of partner, partnership dissolves, generally joint Hindu family never dissolves, generally joint Hindu family never dissolves on its own, on its own, ठीक है। अब आ जाओ,
ये इसकी ट्रिक हो गई। अब आ जाइए एज यूजुअल लास्ट, पार्टनरशिप और कंपनी। ये पूछना बहुत मुश्किल है कि पार्टनरशिप और कंपनी पूछ लो, चांसेस कम है, बट ठीक है पढ़ लेते हैं। दो ये उतना इजी भी है। कंपनी को कौन सा एक्ट लगता है, कौन सा एक्ट लगता है? 2000 ओए, कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले कौन सा था, इससे पहले कौन सा था? 2006। 2006 था क्या? 1956 था। चलो कोई बात नहीं, अपने लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अपने जुडिशरी वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। चलो आ जाओ, कंपनीज एक्ट 2013 से चलता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से चलता है। अब आ जाओ, इजी इजी सी बातें इसके अंदर। कंपनी के अंदर पार्ट जो कंपनी के जो लोग होते हैं, जैसे मान लो आज अंबानी, अंबानी थोड़ी पर्सनली लायबल होता है, कंपनी लायबल होती है। मान लो वो विजय माल्या है, तो अगर कभी विजय माल्या की कंपनी कूड़ कोई, तो कंपनी की चीजें गई हैं सारी, विजय माल्या के ऊपर पर्सनल केस नहीं चला। विजय माल्या के ऊपर तो पर्सनल केस अगर चल रहा है तो वो फ्रॉड, चीटिंग, उन चीजों के चल रहे हैं। जो देनदारियों के केस चल रहे हैं कि भैया कंपनी का इतना कर्जा था, वो कंपनी पे ही चल रहे हैं। ये बात समझ आई है ना? तो कंपनी के अंदर पर्सनल लायबिलिटी का कंसेप्ट है ही नहीं, पर्सनल लायबिलिटी का कंसेप्ट नहीं होता अनटिल एंड अनलेस भाई उन्होंने कोई फ्रॉड, चीटिंग ये सब की हो तो अलग बात है। अगर ट्रांजेक्शन की बात करें, देनदारियां, तो कंपनी ही लायबल होगी, वो जो लोग हैं वो लायबल नहीं होंगे। एक चीज। देन कम्स कंपनी के केस के अंदर, अगर कोई भी बंदा मर जाता है, सपोज कंपनी का डायरेक्टर मर जाता है, जिसको आप बोल सकते हो कंपनी का मालिक, वन ऑफ द मालिक मर जाता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी जगह आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा। अगर एक पार्टनर, एक बंदा मरता है, कोई डायरेक्टर हो गया, कोई मेन हेड हो गया, वो मरता है, जिसको ऑब्वियस कंपनी में कोई शेयर है या शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी मरता है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे मान लो अगर आज आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं और आप मर गए, तो जो आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो पैसा मिल जाएगा, या उनको उस कंपनी में उतना शेयर मिल जाएगा। अगर वो बेचना चाहे तो अलग बात है, नहीं बेचना चाहे तो वो आपकी जगह आ जाएंगे। कंपनी में ऐसा होता है कि अगर कोई भी कंपनी का शेयर होल्डर मर जाता है, तो शेयर होल्डर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसकी जगह हिस्सेदार आ जाएगा। वो बेचना चाहे नहीं बट वो हिस्सेदार बन जाएगा ऑटोमेटिकली। पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, पार्टनर मर गया, आप जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है अपने आप पार्टनर नहीं बनेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको बना लिया जाए बाद में अलग बात है, पर अपने आप नहीं बनेंगे। इस बात को लेकर कोई भी सवाल? ठीक है। देन कम्स डेथ। अगर सभी कंपनी के केस के अंदर कितने ही लोग मर जाए, जितनी भी कंपनी के सभी लोग हैं मर जाए, कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसको लेकर कोई भी सवाल? हाँ जी, इसको लेकर कोई भी सवाल? अब आ जाओ, मोटा मोटी अगर अपने बात करें तो हमको एक डिसोल्यूशन के, डेथ के बारे में, अगर कंपनी के सभी लोग मर जाते हैं तब क्या होगा, क्या कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है, क्या कंपनी के लोग लायबल होते हैं या पर्सनली लायबल होते हैं या नहीं है। ठीक है, देन एज यूजुअल ये ग्राउंड रख देना, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी लगता है या नहीं लगता है। ये कुछ एक बातें हो गई, इतना ही है। अपने कैसे लिखेंगे, एक कि भैया कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, सभी लोग मर जाएं कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है। एक, कंपनी का अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। कंपनी डिसॉल्व नहीं होती, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है अगर पार्टनर्स मर गए तो। कंपनी का अगर कोई भी बंदा मर जाता है तो उसकी जगह उसका लीगल, मतलब कंपनी कोई हिस्सेदार अगर मर गया तो उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने आप हिस्सेदार बन जाता है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, इसीलिए कंपनी ही लायबल होगी, उसके जो लोग हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे, पार्टनरशिप में होता है। देन ऑब्वियस अगेन लायबिलिटी को ही, उसी बात को इन्होंने घुमा के लिख दिया, लायबिलिटी। देन म्यूचुअल एजेंसी, क्या प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी लगता है? सर नहीं लगता कंपनी में, क्यों? सिर्फ कंपनी बाउंड होगी, कंपनी लायबल होगी, बाकी लोग जो है वो लायबल नहीं होंगे, पर्सनली लायबल नहीं हो, तो हम ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी नहीं लगता है। घुमा फिरा के इतनी ही बातें अपने को लिखनी है। कोई भी इसमें कोई भी डाउट, कोई भी सवाल? पार्टनरशिप में आपको पता ही है क्या होता है, तो अलग से क्या ही बताना। कोई सवाल कुछ भी?
इसमें लिख लो साहब, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, हेडिंग डाल दो पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप एंड फिर दूसरी डाल दो हेडिंग कंपनी, एक तरफ पार्टनरशिप एक तरफ कंपनी। पार्टनरशिप में लिख दो इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, it is governed by Indian Partnership Act 1932, 1932, it is governed by Companies Act 2013, it is governed by Companies Act 2013। पार्टनरशिप में लिखिए, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, partnership firm does not have separate legal entity from its partners। कंपनी में लिखिएगा legal entity from its partners, partnership firm does not have separate legal entity from its partners। कंपनी में लिखिएगा a company has a separate legal entity from its owners या shareholders, company has a separate legal entity, या इतना लिख दो कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी या आइडेंटिटी, ठीक है। फिर इस पे लिखिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स ऑन डेथ ऑफ पार्टनर्स, ऑन डेथ ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स, on death of partners partnership firm dissolves, on death of partners partnership firm dissolves, में लिखिए a company never dissolves, a company never dissolves। ठीक है, पार्टनरशिप में लिखिए on death of on death of on death of any partner, on death of any partner his legal representative, his legal representative is not substituted, वो उसकी जगह नहीं आ जाता। on death of any partner his legal representative is not substituted, on death of any partner his legal representative is not substituted, हाँ is not substituted वो नहीं आ जाता उसकी जगह पे, ठीक है। कंपनी में लिखिए on death of any shareholder, कोई भी हो चाहे, on death of any shareholder his legal representative is substituted, on death of any shareholder his legal representative is substituted। दोबारा बोल देता हूं, on death of any partner, on death of any partner his legal representative, LR लिख देना शॉर्ट में, his legal representative is not substituted, on death of any partner his legal representative is not substituted। कंपनी के केस में लिखना on death of any shareholder his legal representative is substituted। आइडेंटिटी वाला पॉइंट लिख दिया था ना, आइडेंटिटी वाला पॉइंट लिख दिया था ना, ठीक है। पार्टनरशिप में लिखो पार्टनर्स आर ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, लिख दिया था ना, दूसरा पॉइंट लिखवाया था, लिखवाया ना दूसरा पॉइंट, पार्टनरशिप फॉर्म एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं लिखवाया था, एंटिटी आइडेंटिटी एक दिक्कत होती है। ओके
इसमें लिखो लाइफ पार्टनरशिप में ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल। कंपनी में लिखिए शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल, ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल, शेयर होल्डर्स आर नॉट पर्सनली लायबल। All the partners are personally liable, shareholders are not personally liable. Principle of mutual agency, ठीक है। इसमें पार्टनरशिप में लिखिए प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज। पर्सनली लायबल नहीं, कंपनी अलग आइडेंटिटी है ना। ये जो ये कहानी है ना, ये एक्चुअली में इतना ही है। ये जो अपने बाकी सब लिख रहे हैं ना, इसी से निकल रही है सारी बातें। बस अपने वो बनाने हैं डिफरेंस कि भाई अगर आ जाए तो कुछ हो। जब कंपनी अलग ही चीज है, पार्टनर या जितने भी लोग हैं, तो फिर कंपनी ही लायबल रहेगी। बाकी लोगों की आप जेब से पैसा नहीं ले सकते हो, उनका जो पैसा लगा होगा इसमें ना, सिर्फ वही ले सकते हो। पार्टनरशिप में तो आइडेंटिटी है ही नहीं ना। पार्टनरशिप तो एक तरह से एक संबंध को नाम देते हैं, अपने रिलेशन को। उस केस में वो सभी लायबल, पर्सनली लायबल होंगे ना। पार्टनरशिप में लिखो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी अप्लाइज। कंपनी में लिख दो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी डज नॉट अप्लाइज। दोबारा बता देता हूं जी, डिजोल्व वाला पॉइंट ये वाला ना, इसमें लिख दीजिए पार्टनरशिप के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर लिख दीजिए ए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व्स ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। मतलब अगर सारे पार्टनर मर गए, फर्म अपने आप खत्म हो जाती है। नहीं बता रहा हूँ, डाउट पूछे ना किसी ने कि अगर सारे पार्टनर मर गए तो फर्म अपने आप खत्म हो जाएगी, कुछ अलग से करना नहीं होगा। क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि अगर एक पार्टनर मर गया तो उसकी जगह उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएगा। आप वो बात अलग होती है कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर वो मर जाता है तो उसके घर वालों के साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करके उनको पार्टनर बना लिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियस उसका हिस्सा है, नहीं तो फिर अगले का हिस्सा उसको वापस दो। अब हर कोई सोचता है पैसा कहाँ से, इतना पैसा कोई कहाँ से वापस दे दे, तो अगला क्या कहता है उनको पार्टनर ऐड कर लेता है। और जो उसके घर वाले होते हैं उनको भी ये लालच होता है कि यार चलता बिजनेस है, हिस्सा निकाल लेंगे तो अपने आगे क्या करेंगे, तो वो लोग बन जाते हैं। पर ऐसा नहीं ऑटोमेटिकली ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है कि उनके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो ये सीन होता है। तो पार्टनरशिप के अंदर ये होता है कि अगर कोई भी एक पार्टनर मर गया तो उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो अपने आप पार्टनर नहीं बनेंगे। और अगर कुदरती सारे पार्टनर मर गए तो ऐसा तो है नहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं, आ ही नहीं सकते अपने आप, तो पार्टनरशिप फॉर्म खत्म। कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जो शेयर होल्डर है अगर वो मर गया तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो हिस्सा अपने आप मिलेगा। इस तरह से क्या, अगर सारे शेयर होल्डर किसी दिन मर भी जाएं तब भी कंपनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे उसकी जगह पे। ठीक है। यस यामिनी, यामिनी डाउट क्लियर हुआ? फिर अपने आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख लो लास्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। कंपनी में लिखना रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी। हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। पार्टनरशिप में लिखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। करवाओ ना करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हम तुम्हारी जेब से पैसा ले लेंगे, कोई बात होगी तो लगा था क्यों करवाएं फिर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी, क्योंकि फिर कंपनी लायबल रह जाएगी ना। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी। रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी तब हो जब उसका कोई बेनिफिट हो, बेनिफिट यही है बस। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इज कंपलसरी, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट कंपलसरी। यस, कोई भी सवाल, किसी का कुछ भी डाउट तो पूछ लो। अब क्लास अपनी तरफ से आज वाली खत्म है। अब अगली क्लास होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें अपने पढ़ेंगे एसएलपी और रिव्यू, दो चीजें पढ़ेंगे। कोई भी सवाल कुछ भी है तो पूछ लो भैया। अच्छा, अभी तो बहुत बाकी है।
इस महीने में खत्म होगा। मेजर लॉज पे टाइम लेके पढ़ लो यार, आराम से पढ़ लो, बढ़िया रह जाओगे। वरना यही है कि ये ना आ जाए, वो ना आ जाए, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया। अदरवाइज ये होता है, एक बार तसल्ली से पढ़ लो कि यहाँ इतना ही आएगा, ये सारा पढ़ लिया, फिर बाद में टेंशन नहीं रहेगी ना कि ये रह गया, वो रह गया, अब तो पढ़ लिया। फिर ये होता है कि बस उसके बाद एक ही दिमाग होता है, ये नोट्स बनना है, वो ये याद करना है। वहीं अगर ये हो कि मोटा मोटा पढ़ा दो, ये स्किप करवा दो, फिर बाद में अगर वहां से आ गया तो क्या करेंगे। यस, कोई भी सवाल किसी का कुछ भी अगर नहीं है तो आप क्लास लीव कर सकते हैं। 1-2 मिनट में वेट कर रहा हूँ। थैंक यू। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लो, अदरवाइज आप क्लास लीव कर सकते हो। 1 बजे आपकी क्लास होगी अगेन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें अपने पढ़ेंगे आज एसएलपी और रिव्यू। वेलकम। वेलकम वेलकम। कौन से वाला? कौन से वाला? क्या पॉइंट है? Any person who is a member of family, yeah, any person who is born as a member of family becomes shareholder. Any person who is born as a member of family, yeah, any person who is a member of family becomes shareholder. ठीक है। ठीक है। 1 बजे।